हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने AS9 के सारे कंसेप्ट्स को कर लिया हुआ है और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को भी क्लास में कर लिया है। अभी आज हम शुरू करेंगे हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको शुरू करना है वो है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बोलता है जी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जी वाई लिमिटेड, कहता है वाई लिमिटेड यूज्ड सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड, इन रिटर्न एक्स लिमिटेड को क्या मिला है 10 lakhs एंड 15 lakh एज इंटरेस्ट एंड द रॉयल्टीज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड ने कुछ रिसोर्सेज यूज करे हैं एक्स लिमिटेड के, उसके बदले में वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को क्या दे रहा है जी, इंटरेस्ट दे रहा है और रॉयल्टी दे रहा है। इंटरेस्ट 10 लाख दे रहा है और रॉयल्टी 15 लाख दे रहा है। कब? ड्यूरिंग द ईयर 21-22। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दिस रेवेन्यूज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब अगर आप खुद सोचो, एक नॉर्मल कंपनी के लिए इंटरेस्ट और रॉयल्टी रेवेन्यू तो नहीं होता। अगर आप नॉन फाइनेंस कंपनी की बात करो, जैसे कि हमने AS3 में बात करी, तो ये उसके लिए रेवेन्यू तो नहीं होता है। बट क्या उसने यहाँ पे हमको ये बोला है कि बताओ क्या ये रेवेन्यू होगा या नहीं, या उसने हमको सिंपली बोला है कि ये इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रेवेन्यू है एक्स लिमिटेड का। बस आपको ये बताना है कि वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दीज रेवेन्यूज कैन बी रिकॉग्नाइज। उसने क्या पूछा है कि वेदर दीज कैन बी कंसीडर्ड एज ए रेवेन्यू और नॉट, इफ नॉट ऑन व्हाट बेसिस। क्या उसने कुछ ऐसा पूछा? उसने सिंपली पूछा है कि भाई ये रेवेन्यू है एक्स लिमिटेड का, अब बताओ तुम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे और क्यों रिकॉग्नाइज करोगे तुम उसको वैसे। तो इसका आंसर हमको ये लिखना है कि आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इंटरेस्ट और रॉयल्टी को एज अ रेवेन्यू। ये नहीं उसने पूछा कि आप करोगे या नहीं करोगे। तो हमने AS9 में अपने ये पढ़ा था कि आप कुछ जो अदर सोर्सेज से हमको जो आता है जिनके लिए यही रेवेन्यू है, इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी ही रेवेन्यू है, आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट का क्या पढ़ा था, हम इसको टाइम प्रोपोर्शन पे करेंगे और रॉयल्टीज को एक्रूअल बेसिस पे। तो वही वैसा ही हम सबसे पहले पैराग्राफ इसका क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले पैराग्राफ इसका बनाएंगे कि एज पर AS9 आपका इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी कैसे रिकॉग्नाइज होता है। सेकेंड हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन में ये कब आया है इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। उसने क्या लिखा है कि ये रिसीव कब हुआ है, उसको ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर उसको ये रिसीव हुआ है। क्या यहाँ पे उसने कभी बताया है कि इंटरेस्ट कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड का नहीं है? तो हम यही मानेंगे कि ये इंटरेस्ट और रॉयल्टी इसी पीरियड की होगी। तो हम कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ उसने यही पूछा कि कैसे होगा। MTP का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। हम सेकेंड पैराग्राफ में ये बताएंगे कि इंटरेस्ट और रॉयल्टी उसको कब मिली है, 21 में ये रॉयल्टी मिली है उसको। थर्ड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे इसी साल में, क्योंकि और तो कहीं कर नहीं सकते ना। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को पिछले साल में कुछ कर लेना चाहिए या फिर अगले साल का कुछ प्रपोर्शन होगा तो इस साल में नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा उसने लिखा हुआ है। तो हम भी सिंपल से इसको ये बता देंगे कि इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी को हम उसी साल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और फोर्थ में फिर से एक थोड़ा सा कंक्लूजन लिख के अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। उसने ये लिखा है कि इंटरेस्ट आपका टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे होता है और रॉयल्टी आपकी एक्रूवल बेसिस पे होती है। देयरफॉर यू शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू 15 लाख, देयरफॉर यू शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 10 लाख। बात खत्म हो गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, कहता XY लिमिटेड ने गुड्स बेचे हैं कितने के, 50 लाख के। कब बेचे हैं जी, 20th फेब को। किसको? AB को। XY ने गुड्स बेचे हैं AB लिमिटेड को 20th फेब को। कहता AB लिमिटेड इज फेसिंग अ कैपेसिटी शॉर्टेज। उसके पास जगह, सामान रखने की जगह ही नहीं है। किसके पास? AB लिमिटेड के पास, अपने वेयर हाउस में। जिसकी वजह से AB लिमिटेड इंस्ट्रक्ट्स XY लिमिटेड कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स होल्ड करके रख लो जब तक मेरे को जरूरत। तो इसकी वजह से उसने क्या, AB ने क्या कहा है XYZ लिमिटेड को, XY लिमिटेड को कि भाई AB इंस्ट्रक्ट द X लिमिटेड कि भाई तुम अपने ही वेयर हाउस में मेरा सामान रख लो और 15 मार्च को डिलीवर कर देना। ठीक है जी। 20 फेब को हमने सामान बेचा। उसने कहा यार देखो मेरे पास तो जगह है नहीं रखने के लिए सामान, तुम्हें एक काम करना 15 मार्च को सामान भेज देना। किसकी इंस्ट्रक्शन पे ये हो रहा है? कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है या फिर सेलर के इंस्ट्रक्शन पर? कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पर। सेलर तो तैयार बैठे कहता भाई ले जाओ गुड्स, मेरे को क्या है। पर कस्टमर ही कहता कि भाई मेरे पास तो अभी जगह नहीं है। कहता हाउएवर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वर एसोसिएटेड विद द सोल्ड गुड्स आर डीम्ड टू बी ट्रांसफर टू AB लिमिटेड। कहता सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर 20 फेब से लेकर 15 मार्च तक अगर XY के गोडाउन में भूकंप आ गया या फिर वो सामान बड़ा बड़ा खराब हो गया तो वो XY की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सारा का सारा AB की जिम्मेदारी होगी। कहता सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं, कुछ भी अपने पास नहीं है। तो इसमें वो यही पूछ रहा है कि भाई तुम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे। क्या यहाँ पर पोजेशन ट्रांसफर हो गया?
ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, बैड डेट की तो कोई बात ही नहीं है, तो पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ। तो हमने तो यहाँ पे जो हमारे केसेस थे उसमें हमने पढ़ा था कि भाई तुम गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब ये तीनों चीजें ट्रांसफर हो जाए, ओनरशिप हो गई, बैड डेट तो हो गई नहीं, पैसे आ गए, पर पोजेशन नहीं ट्रांसफर हो रखा, तो क्या हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक्स वाई लिमिटेड के लिए इस केस में? अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे नहीं, पोजेशन तो ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी तो एक्स वाई के ही गोडाउन में सामान पड़ा है। बट हमारा जो स्पेशल केस था इसमें वो क्या बोल रहा था, कहता आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे जब सेल एंटर होगी, बट पोजेशन इज नॉट एंटर, प्रोवाइडेड दैट आपका सेल हो चुका है बट पोजेशन नहीं हुआ, तो भी आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पे लेट हुई है। क्या ए बी की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी लेट हुई है? हाँ, एक्स वाई तो तैयार ही था देने के लिए। गुड्स आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू कस्टमर, आपने गुड्स आइडेंटिफाई करके रखा है तो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, बट हम ये मानेंगे कि ऐसा ही होगा। गुड्स आर रेडी टू बी डिलीवर्ड, वो कह रहा है भाई तैयार पड़े हैं, अब तुम्हारे पास जगह नहीं है, मैं क्या करूँ, अब ए भी थोड़ी अपना रेवेन्यू को डिले करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है जी अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है जी 5 मार्क्स का, आप ऐसे भी थोड़ा थोड़ा लिख ही देना। अब सबसे पहले क्या लिखना कि गुड्स का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता, अब ये रहने देना। आप सबसे पहले लिखना अपने स्पेशल केस की लैंग्वेज, स्पेशल केस के वो जो 3 पॉइंट्स थे वो लिखना, ठीक है जी। फिर आप सेकंड में लिखना कि क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इसमें कैपेसिटी शॉर्टेज हुई है जिसकी वजह से गुड्स 15 मार्च को जाएंगे, ठीक है जी। फिर थर्ड में आप क्या लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इवन की पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ, इवन पोजेशन नॉट ट्रांसफर्ड, स्टिल वी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, इवन की पोजेशन नॉट ट्रांसफर्ड, अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, इवन possession not transfer we will still recognize the revenue। फोर्थ में आप लिख दोगे जी कंक्लूजन, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, कहता है करंट सिनेरियो में डिलीवरी डिले हुई है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, एक्स वाई कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन 15th प्रोवाइडेड दैट द गुड्स सोल्ड आर हेल्ड इन द वेयर हाउस सेपरेटली एंड नॉट क्लब्ड विद द अदर इन्वेंट्री। वही बात होगी, जो चीज़ हमने अजम्पशन लिया उसने यहाँ पे लिख दिया कि हम ये अज्यूम करते हैं। पर अगर आप कहोगे कि मैं इतनी 3 लाइनें लिख के आ जाऊँ पेपर में, मेरे को नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे, आपको ये फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है एक्स वाई ने गुड्स बेचे हैं जी 5 लाख के 30 मार्च को, किसको, मैसर्स एफटी को, अंडर व्हाट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कौन सी डेट को गया है जी, 30 मार्च को 5 लाख के गुड्स गए हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट एफटी कैन रिटर्न द गुड्स बैक टू एक्स वाई विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कहता है आपने सेल ऑन अप्रूवल पे गुड्स बेचे हैं, एक्स वाई ने एफटी को कहता कि भाई अगर माल ना बिका तो तुम 3 महीने बाद गुड्स को वापस कर देना। XZ cannot reasonably determine whether FT will give the acceptance of goods before the expiry period of notice। कहता है यार पता नहीं, XY कहता है यार गुड्स तो भेज दिए हैं, FT को पता नहीं कि वो वापस करेगा या नहीं करेगा। वो कहते हैं ना लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, अभी कुछ पता नहीं है, तो आगे जाके देखी जाएगी, दे आर वेरी अनसर्टेन। तो वही कहेगा कि भाई बताओ इस साल 2011-12 को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें ना या ना करें। भाई सिंपल सी बात है, क्या हमारा जब ईयर एंड हुआ क्या हमारा टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया था सेल ऑन अप्रूवल का? नहीं हुआ था, हमने तो भेजा ही 30 मार्च को है, और 3 महीने का टाइम पीरियड, अभी तो हम टाइम पीरियड एक्सपायर ही नहीं हुआ होगा। तो हम लोग क्या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे वहां पर या नहीं करेंगे? मेरे को ये बताओ, क्या हम इस साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? हम इस साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में अपन लिखेंगे सेल ऑन अप्रूवल का जो भी हमको नॉलेज है कि सेल ऑन अप्रूवल पे अपन क्या करते हैं, जब अपन गुड्स भेजते हैं, और रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं सेल ऑन अप्रूवल पे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, गुड्स रेवेन्यू तब तक नहीं रिकॉग्नाइज होता जब तक गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड और द टाइम टू एक्सेप्ट हैव बीन लैप्स्ड। हमारे 31 मार्च तक ये दोनों चीज़ें नहीं हो रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो अपन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये वाली कहानी लिख देंगे, ठीक है जी। सेकंड में अपन लिखेंगे जी क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में कहता है 30 मार्च को ही गुड्स भेजे हैं और 3 मंथ्स तक के लिए, तो अभी तो टाइम ही लैप्स नहीं हुआ और 31 मार्च तक कोई भी एक्सेप्टेंस आई नहीं है। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग ये लिख देंगे कि देयरफॉर कि अभी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू कांट बी रिकॉग्नाइज्ड इन 2011-12। वो तब रिकॉग्नाइज करना नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज करना 2000 इसमें रिकॉग्नाइज करना इफ गुड्स एक्सेप्टेड और टाइम पीरियड टू accept the goods have lapsed,
ठीक है जी, ये आपको थर्ड पैराग्राफ में ही लिखना है। देन फोर्थ पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिख देना है। ये आपको लिखना है जी थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है जी, समझ में आ गया। और फोर्थ में क्या लिखना है जी, कंक्लूजन। ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। कहता है जी अंडर दिस सर्कमस्टांसेस एक्स वाई कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू अंटिल द गुड हैव बीन एक्सेप्टेड, और 3 महीने हो गया विच एवर इज अर्लियर। तो अब उसने सिर्फ ये हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है यही लिख के दे दिया, पर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता 1 जनवरी पहला ही साल था, साल का बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस साल क्या हो गया। कहता मैसर्स केजे ने गुड्स बेचे हैं किसको, सेल्स द गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 5 लाख, किसको, टीएच को। कहता केजे ने 5 लाख के गुड्स बेचे हैं टीएच को एट द टाइम ऑफ द सेल। केजे ने कहा, कहता भाई मैं तेरे से ये रीपरचेज कर लूंगा गुड्स, कितने पे, 6 लाख रुपए पे। कहता ये दूसरा यूज कर लेता हूं। केजे ने 5 लाख का गुड्स बेचे हैं टीएच को, और साथ में ये भी बोल दिया, केजे ने एग्री कर लिया रीपरचेज करने का टीएच से 6 लाख रुपए में, कितने का, 31 मार्च को। भाई 1 जनवरी को मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूँ 5 लाख का, और मैंने बोल दिया कि भाई 3 महीने बाद मैं तेरे सेम गुड्स 6 लाख का परचेज करूंगा, किसी को दे मत दियो। क्या ये एक सेल परचेज का ट्रांजेक्शन है? हमने अपने स्पेशल केसेस में पढ़ा है कि ये एक सेल परचेज के ट्रांजेक्शन को मखौटा पहनाया जा रहा है, एक्चुअली में एक ये लोन का ट्रांजेक्शन है। अगर आप देखो यहाँ पर जेके को पैसों की जरूरत थी 5 लाख रुपया, केजे को 5 लाख रुपए पैसे की जरूरत थी 1 जनवरी को। उसने कहा, कहता है यार अगर मैं लोन दिखाऊंगा तो फिर ब्याज पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाएगी, तो अपन करते हैं कि अपन क्या गुड्स का सेल परचेज दिखा देते हैं। पर गुड्स का सेल परचेज भी तो एक नॉमिनल से बात होती है ना, कोई ऐसा तो है नहीं जिस गुड्स की वैल्यू आज 5 लाख है, जो आप 1 जनवरी को जिस चीज की आप 5 लाख दिखा रहे हो, आप 31 मार्च को 6 लाख का सेम गुड ही परचेज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। तो इसीलिए यहां पर हमने एएस के स्पेशल केसेस में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जहां पर भी रीपरचेज हो रहा हो स्पेशल केसेस में, कहता सेल एंड रीपरचेज का, कहता है यहां पर कोई भी सेल परचेज नहीं होती, ये एक लोन का ट्रांजैक्शन होता है। तो यहां पे उसने क्या कहा, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट द अबव ट्रांजैक्शंस। ये जो 5 लाख का तुमने गुड्स बेचा है, क्या तुम इसकी इन दी बुक्स ऑफ के जे की बुक्स में आपको एंट्री डालनी। केजे कौन बंदा है, जिसको पैसों की जरूरत थी, जिसने गुड्स बेचा और सब फिर बाद में खरीद के हमको उलझाने की बात करी है। तो क्या इसको पैसे आए होंगे या नहीं आए होंगे 5 लाख, क्या ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री डालेगा? नहीं, सेल्स तो है ही नहीं, ये तो एक मखौटा, एक तो कवर करने की बात कर रहा था, तो ये एंट्री तो नहीं होगी। इसकी बुक्स में सबसे पहली डेट को क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन ऑफ 5 lakhs, ये एंट्री होगी इसमें। इस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले कैसे शुरू करेंगे, उसने हमको ये नहीं पूछा कि क्या आप इसको क्या करोगे, आपने सीधा उसने पूछा कि अकाउंटिंग कैसे करोगे। अकाउंटिंग में अपन सबसे पहले पैराग्राफ में आप उसको क्या बोलेंगे, कहता कहेंगे एज पर AS9 हम सेल और रीपरचेज का, इसमें इसको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देंगे कि सेल और रीपरचेज का क्या करते हैं हम उसको सेल और रीपरचेज नहीं मानते, हम उसको एक लोन का ट्रांजेक्शन मानते हैं। फिर थोड़ा सा ये लिखने के बाद हम ये तीनों एंट्रियां उसको डाल के दिखा देंगे। क्या पहली एंट्री अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये एक लोन की ट्रांजेक्शन थी, ना कि सेल और परचेज की। फिर 31 मार्च को जो अपन ने 5 लाख का उसे लोन लिया, दे उसको 6 लाख दे हैं, 1 लाख ज्यादा क्यों दे रहे हैं, क्या 1 लाख का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? तो अपन क्या इंटरेस्ट का खर्चा डालेंगे कि नहीं डालेंगे, इंटरेस्ट का खर्चे को डेबिट कर देंगे और लोन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और फिर 31 मार्च को जब हमने उससे गुड्स वापस लिए और उसको 6 लाख रुपया पे किया, तो क्या हमसे बैंक अकाउंट में 6 लाख चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। डेबिट अपन किसको कर देंगे, जो लोन अकाउंट, जो 6 लाख का हमारा लोन अकाउंट हो रखा है, हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, ये एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेता है वो। नेक्स्ट कहता जी क्वेश्चन नंबर 9, कहता 2011-12 में क्या हुआ, XYZ लिमिटेड ने गुड्स सप्लाई करे कंसाइनमेंट बेसिस पे, कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन है जी, टू ABC अ रिटेल आउटलेट। कितने के गुड्स बेचे जी, कहता जी 10 लाख के हमने गुड्स बेच दिए। किसने गुड्स बेचे हैं जी, XYZ लिमिटेड ने ABC को गुड्स बेचे 10 लाख के कंसाइनमेंट पे। कहता एज पर टर्म्स ABC विल ओनली पे XYZ लिमिटेड फॉर द गुड्स विच आर सोल्ड बाय देम टू थर्ड पार्टी। अब हमने इसमें वीबा का एग्जांपल लिया था कि ये वीबा वाले लोग कंसाइनमेंट में सामान देते थे, कहते थे कि भाई सामान बिक गया तो पैसे दे देना, जैसे जैसे बिकेगा तैसे तैसे पैसे दे देना, तुम सिर्फ अपनी दुकान पे सामान रख लो। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, XYZ लिमिटेड ने ABC को कंसाइनमेंट में माल दिया। XYZ ने कहा कि भाई जब तुम्हारी दुकान से माल बिक जाएगा तब पैसे दे देना, हमें कौन सा जल्दी है, पर तुम माल रखो, तुम बेचो सामान।
तो वही कहता है एज पर टर्म्स एबीसी विल ओनली पे एक्स वाई जेड की जब भी सामान बिक जाएगा। कहता है रेस्ट ऑफ द गुड्स कैन बी रिटर्न टू एक्स वाई जेड एंड एबीसी विल नॉट हैव एनी फर्दर लाइबिलिटी। अब पड़ा पड़ा सामान अगर खराब हो जाएगा तो एबीसी वापस ही करेगा ना, वो बोलेगा एक्स वाई जेड को कि भाई अपना सामान ले जा, बिक तो रहा नहीं है। तो कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 क्या हुआ, कहता एबीसी ने गुड्स बेच दिए कितने के, 5.5 लाख के। उसके पास कितने के गुड्स गए थे, 10 लाख के। एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द स्टोर विच मे बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर। कहता एडवाइस कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस रेवेन्यू। तो कहता 2011-12 में मैंने कुछ एक्स वाई जेड ने कुछ गुड्स बेचे एबीसी को 10 लाख के, और उसमें से सिर्फ 5.5 लाख के ही सेल हुए हैं थर्ड पार्टी को। अभी 4.5 लाख के गुड्स नहीं पड़े। वो कहता अगले साल बिक जाएगा, क्या टेंशन है। तो कहता किसके, कहता हाउ विल द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स फॉर द पीरियड 2011-12। कहता किसको एडवाइस करना है, एक्स वाई जेड लिमिटेड को। एक्स वाई जेड लिमिटेड कौन है, जिसने गुड्स दिए हैं एबीसी को बेचने के लिए। तो भाई तुम खुद बताओ, आज एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एबीसी को गुड्स दिए, कहता भाई रख ले, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जब सामान बिकेगा तब पैसे दे दियो। तो क्या पोजेशन ट्रांसफर हो चुका है, बिल्कुल। जब जिस दिन पहले दिन मैंने 10 लाख का सामान दिया, क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड उसी दिन ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा? उस दिन तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना बनता ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि माल बिकेगा एबीसी की दुकान से या नहीं बिकेगा। जब बिकेगा तब देखी जाएगी। तो कहता ड्यूरिंग द ईयर 5.5 लाख का माल बिक गया, तो कायदे से क्या हमको 5.5 लाख का रेवेन्यू 2011-12 के ईयर में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। और बाकी 4.5 लाख का क्या करोगे? क्या उसकी ओनरशिप एक्स वाई जेड की है या एबीसी की है? एक्स वाई जेड लिमिटेड की है। अगर कल को एबीसी की दुकान पे माल पड़ा खराब हो जाए तो भाई एक्स वाई जेड लिमिटेड ही उठाएगा ना। एबीसी कहेगा कि भाई अपना सामान उठा के ले जा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ओनरशिप तो एक्स वाई जेड की ही है। तो दैट विल बी जो 4.5 लाख का सामान है वो है इन्वेंट्री लाइंग विद द एबीसी, बट उसकी ओनरशिप एक्स वाई की ही है। ठीक है जी। क्वेश्चन में उसने हमको ये बोला था जो कि हमने समझ लिया। अब हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, हम सबसे पहले पैराग्राफ किस चीज़ का बनाएंगे? हम सबसे पहले पैराग्राफ बनाएंगे जी हमारी एज पर AS 9 AS 9 के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे कि भाई कंसाइनमेंट क्या होता है और आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है कंसाइनमेंट पे। हम पहले पैराग्राफ में ये लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या हुआ है, 10 लाख का माल सामान दिया था, 5.5 लाख का ही बिका, 4.5 लाख का अभी भी एबीसी के पास पड़ा है, बट इसकी ओनरशिप अभी भी एबीसी के पास, एबीसी की ओनरशिप अभी एक्स वाई जेड के पास ही है। थर्ड पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में हम लोग ये लिखेंगे कि 5.5 लाख का रेवेन्यू एक्स वाई जेड लिमिटेड रिकॉग्नाइज कर लो, और 5.5 लाख का रेवेन्यू एक्स वाई जेड तुम रिकॉग्नाइज कर लो, और 4.5 लाख का तुम इन्वेंट्री है तुम्हारी, इन्वेंट्री विद एबीसी। फोर्थ में हम लिख देंगे जी कंक्लूजन। क्वेश्चन में वो क्या कहता है एज पर 9 कंसाइनमेंट रिस्क नो कंसाइनमेंट रिस्क एंड ऑर्डर नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर जस्ट द डिलीवरी। तो ये तो उसने कहानी लिखी थी, सिर्फ उसने सिर्फ यही लिखा कि कहता सिर्फ 5.5 का रेवेन्यू, 5.5 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। आप लोग ये मत देखो कि यार उसने तो सिर्फ 3 लाइनें लिखी, हम इतना सारा लिख रहे हैं तो हम इसमें थोड़ी सी इम्परफेक्शन दिखाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। भाई सजेस्टेड आंसर में ये कभी नहीं लिखा होगा, वो सजेस्टेड आंसर में ये कहानी ही लिखी होगी जहाँ से तुम्हारा पेपर चेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा, कहता 31 मार्च 2012 को डिसाइड किया कि हम ना अपने सेल प्राइस बढ़ा देते हैं कुछ कुछ आइटम्स का रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जनवरी। कहता पिछले 3 महीने में जितनी सेल हुई है, जितने भी मेरे आर्टिकल्स बिके हैं उनका सबका प्राइस बढ़ जाएगा। वो सामान मैंने 10 रुपए पे बेचा हुआ है, जनवरी में मैंने सामान 10 पे बेचा था, बट आज उनको कहीं सपना आया, उनको सपने में ये पता लगा कि भाई जो हम सामान बेच रहे हैं वो 10 का नहीं बिक रहा, वो 15 का बिक रहा है। तो उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, कहता पिछले 3 महीने में जितना मेरा सामान बिका है वो जो 10 का बेचा वो 15 का। अब तुम खुद सोच रहे हो तो भाई तुम आज से 3 महीने पहले एक आर्टिकल लेके आए शॉप से, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम आज से 3 महीने पहले एक ब्रेड लेके आए हो शॉप से, ठीक है, और आज जो शॉपकीपर का फोन आया, कहता बेटा जब आप ब्रेड लेके गए थे ना आज से 3 महीने पहले, जो आप 10 रुपए की ब्रेड लेके गए थे ना, आज से उसका प्राइस 15 रुपए हो गया और ये प्राइस 1 जनवरी। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, अच्छी बात है अगर 10 का 15 हो गया। उसने कहा अच्छी बात तो है, पर जो तुम 3 महीने ब्रेड जो 3 महीने पहले जो तुम ब्रेड लेके गए थे ना उसका प्राइस भी 15 रुपए हो गया, अब तुमको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, फोन काट दोगे, ब्लॉक कर दोगे, वो कहेगा भाई जा काम कर अपना, भाई ब्रेड खा के पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, अब मैं तुमको 5 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा। ऐसा होगा कभी, प्रैक्टिकली होगा ऐसे, रिटेल कस्टमर में तो होता नहीं है। हाँ कई बार क्या होता है कि एक कंपनी के कस्टमर्स ही 5 होते हैं। एक जैसे कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, यार्न बनाती है, थ्रेड्स बनाती है, तो उसके कस्टमर्स ही 5 हैं, तब उनसे तो रिकवर कर सकती है क्योंकि कस्टमर्स को पता है कि भाई मेरे को इसी से सामान लेना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में यही आदमी है जो ऐसे की थ्रेड बनाता है, ऐसे की यार्न बनाता है। तो उस केस में हाँ कुछ हद तक प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल होती है। बट आप तुमको सोचना, तुमको 3 महीने पहले तुम मोमोज खा के आए हो, भैया का फोन है, भैया आप जो खा के गए थे ना उसका प्राइस 5 बढ़ गया है, मेरे को 5 रुपए फिर से पेटीएम भाग कुछ नहीं मिलेगा,
तो वही बात है ना कि इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा है वो। आगे तुम प्राइस बढ़ा दोगे तो तुम लोग तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे, तो तुम पिछले रेट्रोस्पेक्टिव की बात करोगे, रेट्रोस्पेक्टिव से तुम्हारा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो वही कहता है 31 मार्च को कहीं उसको सपना आया होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली उसने 1 जनवरी से अपना प्राइस बढ़ा दिया। तो कहता है इन दिस व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, कहता है कंपनी हैज टू रिसीव 15 लाख फ्रॉम इस कस्टमर। तो जो हमने प्राइस बढ़ाया उसकी वजह से मेरे को 15 लाख रुपए और मिलने हैं। 15, एक तो बेस अमाउंट मिलनी थी जैसे 10 रुपए, तो जैसे 10 का प्राइस था उसने 15 कर दिया, ठीक है, तो 10 तो मिलने ही मिलने हैं। अब वो कहता है जो एक्स्ट्रा 5 मिलने हैं ना, ये 15 वो एक्स्ट्रा 5 है हमारे क्वेश्चन में, जो एक्स्ट्रा 5 जो प्राइस बढ़ा था, कहता इसलिए उसको 15 लाख रुपए उसको मिलने हैं रिवाइज्ड प्राइस की वजह से, जो कि मैंने सेल करी थी 1 जन से 31 मार्च तक, उसमें जो मैंने प्राइस इंक्रीज किया उसकी वजह से मेरे को 15 लाख रुपए मिलने हैं। कहता अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ रहा मैं 15 लाख को सेल दिखाऊं या ना दिखाऊं। अकाउंटेंट क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कर रहे हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का मूल मंत्र क्या था? सबसे पहला कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या हमको ये देखना होता है कि नहीं होता कि भाई हमारे बैड डेट तो नहीं होंगे, क्या देयर इज अ सर्टेनिटी कि मनी विल बी रिसीव्ड। क्या ये एक मूल मंत्र है कि नहीं है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का? क्या हमने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अगर मैं इसमें देखूं, सबसे पहले कहता है रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, कहता है व्हेन देयर इज अ सर्टेन, व्हेन इट इज सर्टेन दैट द मनी विल बी रिसीव्ड और द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन केस व्हेन द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। तो ठीक है, क्या हमको सबसे पहले ये देखना है ना कि मनी रिसीव्ड की सर्टेनिटी है या नहीं है। क्या इस केस में तुम सर्टेन हो कि तुमको पैसे आएंगे? क्या इस यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि दे आर वेरी सर्टेन के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तो 15 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने खड़ी कर देगी। 15 लाख देखो कितने देते हैं, 15 लाख 10 लाख में सेटल होता है, 5 लाख में सेटल होता है, या 15 के 15 पूरे ही आ जाते हैं, डिपेंड करता है ना। बट क्या कुछ सर्टेनिटी है? देर इज एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी? क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है उसने? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो हम भी सबसे पहले पैराग्राफ में लिखेंगे भाई अगर तो तुम सर्टेन हो तभी करो। सेकंड पैराग्राफ में आप लोग क्या लिखोगे, ये जो तुमने 15 लाख रुपए बढ़ाया है ना, जो तुमको सपना आया था 31 मार्च को, उसकी वजह से तुमने जो 15 लाख बढ़ाया है, अभी तो इट्स अनसर्टेन कि कस्टमर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे लिखा है कि कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, वो हाथ जोड़ के आ गए, हाँ जी बाबू जी 15 लाख रुपए ले लेना? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है अभी तो देयर इज वेरी अनसर्टेनिटी। तो जो तुमने 15 लाख की बढ़ाई, देयर इज अ वेरी अनसर्टेनिटी। तो थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि रेवेन्यू कांट बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू कांट बी रिकॉग्नाइज्ड until there is certainty of receiving 15 lakhs। बाकी रेवेन्यू तुम रिकॉग्नाइज करो, जैसे 10 का माल था तुमने 15 का कर दिया, तुम 5 लाख 5 रुपए की तुमको अनसर्टेनिटी है ना, पर 10 की तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ये 10 तो तुम रिकॉग्नाइज कर ही रहे होगे जो तुमने सेल की होगी। बात तो हो रही है ये 5 की, क्या ये 5 रिकॉग्नाइज करें या ना करें? तो अपन यही लिखा, कहता जब तक तुम सर्टेन नहीं हो तब तक इसको रिकॉग्नाइज मत कर लेना। फोर्थ, देयरफॉर वी वांट रिकॉग्नाइज्ड until or there is certainty, we won't recognize। fourth, we won't recognize until there is certainty। ठीक है जी, क्या कहता वो, कहता प्राइस, और आंसर में कहता प्राइस रिवीजन कहता हुई थी जिसकी वजह से कंपनी को 15 लाख रुपए कस्टमर से लेने थे। इफ द कंपनी इज एबल टू एक्सेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी ओनली देन द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। कहता अगर तुमको लगता है कि भाई आएंगे ही आएंगे पैसे, मेरे जो से कस्टमर है वो सारे हरीश चंद्र हैं, तो पैसे जरूर आएंगे। बट इफ द कंपनी इज नॉट रीजनेबली अनसर्टेन कि भाई पैसा आएगा या नहीं आएगा, देन इट शैल पोस्टपोन द रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोज, यू शुड डिस्क्लोज। ये तुम थर्ड में लिखोगे, प्लस यहाँ पे तुम लिखोगे प्लस डिस्क्लोज द फैक्ट, प्लस इस फैक्ट को डिस्क्लोज करो कि भाई हमने 15 लाख की डिमांड खड़ी करी है, देखो अगले साल आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तुमको अपने शेयर होल्डर्स को और अपने यूजर्स को बताना है कि भाई हमने ये किया है, हमने 15 लाख की फालतू में डिमांड खड़ी कर रखी है। तो ये आपके 4 पैराग्राफ्स यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता अ क्लेम लॉन्च्ड विद द रेलवेज इन मार्च 2011 फॉर द लॉस ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख हैज बीन पास्ड फॉर द पेमेंट इन मार्च 2003 फॉर 1.5 लाख। अब आपने देखा होगा जब भी आपने रेलवे में सफर करते हो तो जो इंजन का सबसे पहला डब्बा होता है वहाँ पे बहुत सारे गुड्स पड़े होते हैं, जो कि जैसे चिट्ठियाँ होती हैं पोस्ट की या फिर कोई और नॉर्मल गुड्स होते हैं, वो उसमें जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक आदमी ने ऐसे ही गुड्स भेजे थे अपने पर, क्या हुआ कि रेलवे से वो लॉस्ट हो गए। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने रेलवे पे 2 लाख का क्लेम ठोक दिया। कब ठोका था क्लेम, लॉन्च कब करा था उसने क्लेम, मार्च 2011 में। कितने का, 2 लाख रुपए का। और कोर्ट ने कब कहा, मार्च 2003 में। डेट कहता 2 साल के बाद मेरा क्लेम सक्सेसफुल हुआ और जहां मैंने 2 लाख मांगा था वहां तो 1.5 लाख मिला है। भाई 2 साल बाद तुम 2 बंदे को 2 लाख रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मैं 2 लाख का 2.5 लाख देना चाहिए कि तुम्हें 2 लाख का 1.5 लाख देना चाहिए। बट ठीक है, हिंदुस्तान है,
तो उसने 2 लाख का 1.5 लाख का एक्सेप्ट भाई पास कर दिया। कहता नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन द क्लेम वाज लॉन्च। उसने कहा कि मैं मार्च 2011 में कोई भी एंट्री पास नहीं करी थी कि भाई मैंने कंपनी पे केस करा है, रेलवे पे केस करा है, तब तो क्या ही एंट्री पास करता, तुमको सिर्फ नोट्स में ही देना था कि हाँ मैंने लॉन्च कर रखा है। कहता एडवाइस करो पी कंपनी लिमिटेड को कि भाई तुम इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे इन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 या 3 या 23 जो मर्जी कह लो। तो कहता मार्च 2023 में क्या उसका क्लेम सक्सेसफुल हो गया था? क्या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया रेलवे को कि भाई 1.5 लाख रुपए पे करो? बिल्कुल ऑर्डर कर दिया। तो कहता उसी साल तुम इसकी रिकॉग्निशन कैसे करोगे? ये रेवेन्यू का बनता भी है क्या क्वेश्चन? तुम खुद सोचना कि भाई मैंने माल भेजा, 2 लाख का मेरे को नुकसान हो गया, तो जब मैं 2 लाख का मेरे को नुकसान होगा तो मैं कहाँ डालूंगा? सबसे पहले तो मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा भाई, लॉस ऑन ट्रांसपोर्ट 2 लाख रुपया, फिर उसी 2 लाख को मैं P&L में डाल दूंगा डेबिट करके। तो कहीं कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू का कैसे लिंकेज है इसका ES9 का? तो कोई लिंकेज है ही नहीं। बट ठीक है, अभी यहाँ पे उसने दे रखा है हमको ES9 में, और उसने हमको कहा भी है कि भाई इसका ट्रीटमेंट बताओ तुम कैसे करोगे, तुमको इसको ES9 की तरह इसको ट्रीट करके इसका करना होगा। बट वैसे मेरे को पढ़ के ऐसा लगता नहीं कि भाई इसको ES9 में आपको डालना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। बट ठीक है, हिंदुस्तान है और ICI है, करना ही पड़ेगा हमको। तो क्या कहता ES9 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या कहता है व्हेन वेयर देयर इज द एबिलिटी टू एक्सेस द अल्टीमेट कलेक्शन। जब तुम सर्टेन हो जाओ कि हाँ भैया पैसा मिलने ही वाला है, वो ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे लगाता है कि अब तुमको पता लग गया ना कि हाँ अब तुमको 1.5 लाख रुपये मिलने वाला, अब तो कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट के ऑर्डर को तो कोई चैलेंज करता नहीं है। तो कहता है रेलवे ने 1.5 लाख रुपये का क्लेम देना ही पड़ेगा क्योंकि देयर इज नाउ अल्टीमेट रीजनेबल सर्टेनिटी कि भाई 1.5 लाख रुपये आएगा ही आएगा क्योंकि कोर्ट ने कह दिया। तो कहता तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन टू, ये उसने थोड़े ज्ञान की बात करी है कि जब तुमको सर्टेनिटी हो तभी तुम रिकॉग्नाइज करना। मुद्दे की बात क्या है? कहता इन दिस केस द कलेक्शन ऑफ क्लेम वॉज नॉट सर्टेन। कहता पहले तो पता नहीं था भाई पैसा आएगा या नहीं आएगा। जब तुमने 2011 में क्लेम को लॉन्च किया तुमको पता नहीं था कभी पैसा आएगा या नहीं आएगा। बट आज इस पैसे की अल्टीमेट कलेक्शन आपको पता लग गई है क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया। तो कहता तुम आज इसको रिकॉग्नाइज कर लो। कहता है इट इज सपोज देयरफॉर 1,50,000 वर कलेक्टेड अगेंस्ट द क्लेम, सो दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ प्रायर पीरियड आइटम। अब वो ये बोल रहा है कि भाई देखो, अब क्या तुम इसको प्रायर पीरियड आइटम मानोगे या नहीं मानोगे? क्या तुम अपने अकाउंटेंट का गला पकड़ लोगे कि भाई तुमको नहीं पता था रेलवे का क्लेम आ रहा है ये वो? तो अकाउंटेंट बेचारा क्या करे? वो कहेगा कि देखो जब 2 लाख का किया था, अब आ तो 1.5 लाख का रहा है। तो अभी इसमें क्या वो लगा रहा है? वो कहता है देखो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें, मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं पसंद आया। सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई जब तक तुमको सर्टेनिटी ना हो तब तक तुम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करना। फिर तुम लिखोगे प्रायर पीरियड आइटम के बारे में, क्या तुम इसको प्रायर पीरियड आइटम मानोगे? जो चीज़ तुम ये भी बोल सकते हो कि मार्च 2011 में तुमको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो भाई कैसे करते जब तक देर इज नो सर्टेनिटी? तो प्रायर पीरियड आइटम की एक लाइन लिख दोगे। फिर सेकेंड में तुम लोग क्या लिखोगे? तुम लोग ये लिखोगे कि भाई इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने मार्च 2011 में लॉन्च करा और कोर्ट ने कब ऑर्डर करा है? मार्च 2003 में। तो मार्च 2013 में या 23 में। तो अपा इसको मार्च 2023 के ईयर में इसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज अ रेवेन्यू और नॉट टू बी कंसिडर्ड एज प्रायर पीरियड आइटम। इसको प्रायर पीरियड आइटम मत रिकॉग्नाइज कर लेना क्योंकि ये प्रायर पीरियड आइटम है ही नहीं। ठीक है जी। फिर थर्ड में हम लिख देंगे कि भाई देयरफॉर कि इसको इसमें आप फोर्थ कंक्लूजन का बनाएंगे नहीं, आप सीधा इसमें कंक्लूजन लिख देंगे कि भाई देयरफॉर इसको इस साल रिकॉग्नाइज कर लो। वो कहता है हेंस द रिसीट ऑफ 150 विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू फॉर द ईयर। ठीक है जी। कहता है तुम उसी साल रिकॉग्नाइज कर लो। यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको किस चीज के नंबर मिलेंगे? एक तो प्रायर पीरियड आइटम एग्जामिनर को लिख के दिखा देना कि हाँ मेरे को पता है प्रायर पीरियड आइटम क्या है, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उस साल ही होगा, इस चीज के आपको उसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है GH मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है क्या? टेलीविजन। कहता है टेलीविजन आर शिप्ड टू द कस्टमर बाय सी। समुद्र के जरिए वो सामान बेचता है अपने कस्टमर्स को। कौन? GH। कहता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द रिस्क रिलेटेड टू द शिपमेंट ऑफ दिस टेलीविजन GH ऑल्सो गेट्स एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर की लोकेशन। अब क्या होता है कि अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो बाय सी, तो कई बार क्या होता है कि रिस्क है बीच में, हो सकता है कि शिप डूब जाए या शिप चोरी हो जाए, तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो कहता है कि यार मैं काम करता हूँ कि मैं ना एक इंश्योरेंस कवर ही ले लेता हूँ। GH कहता है कि भाई कुछ भी गुड्स का हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी की विल रिम्बर्स GH द वैल्यू ऑफ द गुड्स इन द इवेंट और द लॉस अराइजिंग एनी टाइम अप टू द गुड्स रीचिंग द कस्टमर की लोकेशन। अब ये है जी देखो GH की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, यहाँ पर आपके टेलीविजन्स बनते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर आपका है जी सी पोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के मोहाली में बैठ के ये बना रहा हूँ, टेलीविजन बना रहा हूँ। अब मैंने सी में भेजा, कौन से? मुंबई सी से। यहाँ से मेरी शिपमेंट जा रही है जी USA के पोर्ट तक। ये है कस्टमर USA में, फॉर एग्जाम्पल बैठा है वो कहाँ पे बताओगे अच्छी सी जगह USA में? लास वेगस। लास वेगस को क्या कहते हैं? LG नहीं, लेस वेगस,
LA, यस LA, लॉस एंजलस, सॉरी लॉस एंजलस। तो कहता जी लॉस एंजलस में बैठा है जी आपका कस्टमर, और ये है यूएसए का पोर्ट। जैसे मेरा मुंबई पोर्ट है वैसे ही यूएसए का कोई पोर्ट होगा, ठीक है। ये तो है नहीं कि मुंबई पोर्ट से सीधा माल चला उसके फैक्ट्री पे पहुंच जाएगा, पहले यहाँ से यूएसए के पोर्ट पे जाएगा, फिर यूएसए के पोर्ट से वहां ट्रकों में भर के जाएगा, ठीक है, LA पे। तो मैं जब मोहाली से मुंबई तक गुड्स भेजा, और यहाँ पर ये समुद्र है सारा, अब इस समुद्र में कुछ भी हो सकता है। तो कहता कि मैं यहाँ पे बैठ के टेंशन नहीं जा रहा हूँ, रोज मेरे को रात को नींद नहीं आ रही जब तक इसके पास गुड्स ना पहुंचे, क्योंकि ये बंदा तब मेरे को पैसे देगा ना जब इसके पास गुड्स पहुंच जाएगा। अच्छा गुड्स पहुंच गया, कहीं टूटा हुआ ना हो तो भी बड़ी दिक्कत है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ना इंश्योरेंस ले ली, तो मेरी फैक्ट्री से यहाँ गुड्स पहुंचे और यहाँ से लेके कहता है यहाँ तक इट्स कवर्ड। कस्टमर ने कहा तुम एक काम करो, तुम यूएसए के पोर्ट तक सुखी सांदी गुड्स पहुंचा दो, आगे की मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इंश्योरेंस कवर ले लिया। और कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स भी करेगी अगर यहां तक, कहता कंपनी कहां तक रिम्बर्स करेगी, इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज अराइजिंग अप टू एनी टाइम अप टू द गुड्स रीचिंग द कस्टमर की लोकेशन तक, ठीक है जी। कहता द लीगल टाइटल पासिस व्हेन द गुड्स अराइव एट कस्टमर्स प्रीमाइसेस 1 मंथ लेटर। कहता जब यहां तक, यहां पर जब गुड्स पहुंच जाएगा ना, तब लीगल टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। सही बात है, ये तो गलत बात नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ फैक्ट्री में बैठा हूं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी इंश्योरेंस लेने की। मैंने इंश्योरेंस तभी ली ना क्योंकि मेरे को पता है यहां से लेके यहां तक गुड्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं ध्यान रख रहा हूं। अगर अब आप लोग खुद सोचो, अब तुम एलईडी लेके आए, तुम लोग एक टीवी खरीद के आए हो शॉप से, जैसे ही तुम शॉप के बाहर निकले, तुमने सीढ़ियां उतरी, तुम्हारे हाथ से एलईडी का बॉक्स गिर गया और एलईडी टूट गई, तो क्या तुमको तुम्हारा जिससे तुमने एलईडी ली है शॉप वाला, तुमको जाके बोलोगे अरे एलईडी टूट गई तो मेरे को चेंज करके, वो कहीं भाई मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा लीगल टाइटल थोड़ी है, मेरे को क्या पता, तुम्हारी गलती थोड़ी है, क्यों तुमने हाथ से गिराई। बट इस केस में जो फैक्ट्री का ओनर है, इसका लीगल टाइटल यहां तक है। हाँ, उनकी डील ही ऐसे हुई है कि भाई इसका लीगल टाइटल तब तक है जब तक वो मेरी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच जाता। सिर्फ पोर्ट तक नहीं, यहां पे बोल रहा है अराइव एट कस्टमर के प्रीमाइसिस तक। कहता है यहां से यहां तक जब गुड्स पहुंच नहीं जाता तब तक वो मेरा ही है। अगर बीच में कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएच की ही है, वो बेचारा हाथ क्या करेगा। तो कहता है इसीलिए यहां से यहां जब गुड्स नहीं पहुंच रहा, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, कम हो रही है, तो इसी वजह से तो मैंने इंश्योरेंस कवर लिया। तो यहां से यहां तक तो गुड्स मेरा ही है, जब यहां पहुंच जाएगा एलए तब कस्टमर का होगा, अभी तो मेरा ही गुड्स है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने इंश्योरेंस कवर लिया है। कहता बताओ, और यहां से लेके यहां तक गुड्स पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। कहता 1 मंथ लेटर, यहां से लेके यहां तक गुड्स पहुंचने में 1 महीना लग रहा है। यहां से बॉम्बे गया, बॉम्बे से किसी यूएस के पोर्ट पे गया, फिर यूएस के पोर्ट से एलए गया, तो कहता है इसमें 1 महीना लग जाएगा। तो कहता कब एंटिटी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब बताओ कब एंटिटी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। पहला, जब वो फैक्ट्री से निकला। दूसरा, जब उसने इंडिया छोड़ा। हम कहेंगे इंडिया छोड़ दिया, आपको तो गुड्स मेरा है ही नहीं, जा कबूतर जा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम तब रिकॉग्नाइज करोगे। या जब यूएसए पहुंच गया, जब उसने यूएसए की इतनी साफ हवा में सांस ली गुड्स ने, तब तुमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। या जब उसकी फैक्ट्री में गुड्स पहुंच गया। अब सोचने का तरीका ये है कि क्या यहां पर अगर गुड्स को कुछ हुआ तो ये गुड्स किसकी जिम्मेदारी है, जीएच की। यहां पर गुड्स को अगर सी में कुछ हुआ तो भी बेचारा जीएच ही है। यहां पर पोर्ट पर पहुंच के भी कुछ हुआ तो भी जीएच ही है। पोर्ट से उसकी फैक्ट्री गुड्स जा रहा है, वहां कार का एक्सीडेंट हो गया तो भी बेचारा जीएच की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने बोला है ना गुड्स अराइव एट कस्टमर के प्रीमाइसिस तक, तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार जब इसके गोडाउन में पहुंच गया, फिर जीएच सुख का सांस ले सकता है कि भाई अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब तक उसके प्रीमाइसेस में गुड्स ना पहुंच जाए तब तक जीएच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक उसको रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कि जब तक उसका एक्चुअली में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई। पोजेशन तो देखो ट्रांसफर हो गया, अभी पोजेशन तो इसको भी नहीं गया, बीच में रास्ते में ही है, तो पर ओनरशिप नहीं ना ट्रांसफर हुई थी, और पैसे आएंगे भी नहीं। अगर बीच में कुछ हो गया तो पैसे भी नहीं आएंगे, तो ओनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई जब तक यहाँ तक गुड्स ना पहुंच जाए तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 3 कंडीशंस AS9 की, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए है, ठीक है जी। फिर अपन लिखेंगे जी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन में अपन ये टाइमलाइन बना देंगे कि भाई 1 मंथ लेटर उसको गुड्स होगा, तब तक उसी की, तब तक जीएच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीएच रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल गुड्स इन कस्टमर्स प्रीमाइसेस, ठीक है। इसीलिए उसने इंश्योरेंस कवर ले रखा है, इंश्योरेंस कवर टेकन, ठीक है जी। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम लिख देंगे कि रेवेन्यू या फिर ओनरशिप ट्रांसफर 1 मंथ लेटर, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है 1 मंथ लेटर। फोर्थ में लिख देंगे देयरफॉर रेवेन्यू आफ्टर 1 मंथ रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं जी क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्या कहता है जीएच should recognize the revenue for the sale when the goods arrive at customer के premises। कहता है जब कस्टमर के प्रीमाइस पे गुड्स पहुंच जाएगा तभी तुम रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू को,
GH हैज नॉट ट्रांसफर द टेलीविजन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, कहता तुमने रिस्क एंड रिवॉर्ड और ओनरशिप तो ट्रांसफर कर ही नहीं है तुमने, ठीक है, जब गुड्स तुम्हारे फैक्ट्री से डिपार्ट हुआ। और कहता है ये कैसे पता चल रहा है, कहता दिस इज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट द इंश्योरेंस प्रोसीड्स रिसीव्ड विल बी रीपेड टू GH। भाई जिसका नुकसान होता है उसी को इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है, और तो किसी को देती नहीं। तो कहता है ये रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा GH को मिल रहा है, देयरफॉर लीगल टाइटल डज नॉट पास जब तक गुड कस्टमर की लोकेशन पे ना पहुंचे, इसलिए हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कवर का भी पॉइंट लिखा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कहता बताओ मेघना लिमिटेड कैसे, ये मेघना लिमिटेड के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहता गुड 60,000 के सोल्ड हुए थे 20 मार्च को, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन 10/4 को। तुमने गुड्स कब ट्रांसफर, तुमने गुड्स कब बेचे थे 2012-2013 के साल, सॉरी तुमने गुड्स कब बेचे थे 2011-2012 के साल में तुमने गुड्स बेचे थे। पोजेशन कब ट्रांसफर हुआ था 2012-2013 के साल में। तुम कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, डिपेंड करता है ये लेट क्यों हुआ था। क्या आपको एग्जांपल याद है टेलीविजन वाला, जहां पे टेलीविजन पे LED का जो स्टैंड लगता है सामने सेलर के पास, वो नहीं था, वर्सेज जब हमें टेलीविजन लेने के बाद मैंने कहा कि चल 2 दिन बाद तेरे से डिलीवरी ले लूंगा, मैं तो घूमने जा रहा हूँ। तो कहता है एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, सेलर तो देने के लिए तैयार था, बायर ने कहा कोई बात नहीं आराम से दे देना, तो इसमें क्या सेलर की गलती है, नहीं। तो ये है आपका स्पेशल केस, ये वाला, ये स्पेशल केस को यहाँ पे लिखना और आगे बढ़ना। यहाँ पे लिखो ये क्या है, दिस इज योर स्पेशल केस, स्पेशल केस नंबर 1। ठीक है जी। और रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे तुम लोग 2011-12 में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो वही वो कहता है ये कब रिकॉग्नाइज कर लोगे तुम, सेलर हैज, कहाँ गया, ठीक है, ये सबसे पहले उसने कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिया, फिर ये आ गया फर्स्ट, कहता था सेल वॉज कंप्लीटेड, इसलिए तुम उसी साल में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। नेक्स्ट कहता 15 जनवरी को तुमने 1.5 लाख के गुड्स भेजे, किस पे, कंसाइनमेंट पे, जैसे हमने पहले भेजे थे, जिसमें से सिर्फ 20% गुड्स ही अनसोल्ड रह गए कंसाइनी के पास एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता तुमने 1.5 लाख के गुड्स भेजे, उसमें से सिर्फ 20% गुड्स वर अनसोल्ड। तो कहता 30,000 के गुड्स अनसोल्ड हैं, 1,20,000 के गुड्स तो बिक गए ना। तो तुम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, कहता 1,20,000 के तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे 31 मार्च 2012 तक। 1,20,000 का तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे 31/3/2012 के साल में, और 30,000 का तब रिकॉग्नाइज करोगे व्हेन दीज गुड्स आर सोल्ड, जब भी सेल हुए, अगले साल सेल हुए, अगले साल, उससे अगले साल सेल हुए, उससे अगले साल। ठीक है जी, वो ये कहता 20% गुड्स बेचे थे, जिसका 1,20,000 आ गया। ठीक है, इन द केस कंसाइनमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू द इन्वेंट्री। कंसाइनी शुड एंड द सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर, कहता सेल्स तुम रिकॉग्नाइज कर लो 1,20,000 की, और बाकी का जो बता इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल इट इज सोल्ड टू थर्ड पार्टी। वही बात होगी जब तुमने इसको 20-30,000 को तब करना व्हेन इट इज सोल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता 1,20,000 के गुड्स थे जो हमने भेजे थे, देवर सोल्ड ऑन अप्रूवल। 1 दिसंबर 2011 को मैंने गुड्स भेजे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल किया है। भाई हमने कहा कि जब तुम्हारा आगे सामान बिक जाएगा या फिर तुमको लगेगा कि हाँ ये बिक सकता है तो तुम ये दे देना। कहता था पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 मंथ्स आफ्टर इट वाज कंसीडर्ड सोल्ड। अब मैं 1 दिसंबर को भेज रहा हूँ गुड्स, क्या मैं 1 दिसंबर को गुड्स भेज रहा हूँ, 1 दिसंबर को गुड्स भेज रहा हूँ, 3 महीने कब कंप्लीट हो जाएंगे, दिसंबर, जैन, फेब, 1 मार्च को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 2011 की बात हो रही है तो 2012 में 3 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बायर सेंट, तो तब तक अगर तुमने हाँ कर दी तो ठीक है, अगर तुमने यहां तक भी हाँ नहीं ना करी तो इट इज डीम्ड कि तुमने अप्रूव कर दिए हैं गुड्स और मैं अपना सेल को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बट वो आगे क्या कहता बायर सेंड द अप्रूवल फॉर 75% गुड्स ऑन जनवरी के एंड तक, और नो अप्रूवल नहीं आई साल के एंड तक। कहता कोई अप्रूवल नहीं आई, बट क्या तुम्हारा टाइम लैप्स हो गया है? 75% गुड्स की तो उसने हाँ कर दी, बट 25% गुड्स के लिए उसने कुछ नहीं कहा। पर क्या तुम्हारा 31 मार्च तक तुम्हारा टाइम लैप्स हो गया? हमारा टाइम कहाँ तक था? 1 मार्च तक का था। क्या 31 मार्च तक तुम्हारा टाइम लैप्स हो गया? हाँ हो गया। तो हम 100% गुड्स के रेवेन्यू को उसी साल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 75% तो हमने जो 75% का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो हमने करना है 31 जनवरी को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? हम लिखेंगे जी 75% रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड कब? 31 जैन को। एंड रेस्ट 25% कब होगा? तुम्हारा 1 मार्च 2012 को। इसका तो हम रेवेन्यू इसलिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि इसका अप्रूवल आ गया। ये 25% का हम रेवेन्यू क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? क्योंकि इसका टाइम लैप्स हो गया है, इसीलिए हम इसका रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में? कहता अप्रूवल में तुमने गुड बेचे और ये तो तुमने थोड़ी की ऊपर बात कर ली। तो कहता
A reasonable time has been, therefore the revenue should be recognized of 90,000 upon the receipt of the approval and for the balance 30,000 on 1 as when the it is received. ये देखना 31 फेब लिख रखा है, पता नहीं कौन से 31 फेब लिख रखा है, डेट आनी है 31 जनवरी, पर देखो वही ना मिस प्रिंटिंग वाला 31 फेब लिख रखा है, ICAI। चलो कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन कौन सा है, MTP 25 का। तो वो कहता देखो 75% का रेवेन्यू तो तुमने तब रिकॉग्नाइज कर लिया, जो बाकी का 30,000 बचा वो तुमको रिकॉग्नाइज कर लेना है बाद में, ठीक है जी। और तो बाकी का 30,000 वही 1 मार्च को, और जो बाकी का जो 75% 90,000 है वो तुम 31/1 को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। यहाँ पे 31/1 कर लो। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता अपार्ट फ्रॉम द अबव कंपनी हैज मेड अ कैश सेल ऑफ 7,80,000, ट्रेड डिस्काउंट है जी 5% वॉज अलाउड ऑन कैश सेल्स। तो कहता 7,80,000 का तुमने माल बेचा, उस पर तुमने 5% का डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम अपने रेवेन्यू में से माइनस करके दिखाते हैं, बट कैश डिस्काउंट को नहीं करते। तो हम लोग कितना करेंगे, 7,80,000 में से आपका 5% कितना हो गया, कहता जी 39,000 का मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, 7,80,000 माइनस 39,000 जो हो गया मेरा 7,41,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। वो कहता अगर ये 5% तुम्हारा कैश डिस्काउंट है तो मैं इसको माइनस ना करता, तो मैं 780 का 780 ही अपना सेल दिखाता। बट ये ट्रेड डिस्काउंट है जो कि दिया है कैश सेल पे, कैश सेल सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, ट्रेड डिस्काउंट ही है, कैश डिस्काउंट नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता BS प्रोडक्ट लिमिटेड सेल्स द गुड्स टू डीलर। One of the condition of sale is that the interest is payable at the 2% for the delayed payments by the dealer. Percentage of the interest recovery is only 10%, that is 50,000 on such overdue outstanding. For the various reason during the year 2022-23 the company want to recognize the entire receivable of 60,000. वो क्या कहता देखो तुम लोग डीलर्स को गुड्स बेचते हो, कौन, BS प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपने डीलर्स को गुड बेचता है। तो कई बार क्या होता है कि वो कहता है अगर पेमेंट डिले होती है ना तो मैंने इंटरेस्ट रखा हुआ है 2% पर मंथ का, हर महीने का 2% मतलब 24% पर एनम का इंटरेस्ट रखा हुआ है कि भाई अगर तुमने मेरी 10,000 रुपये पेमेंट 1 महीने से डिले करी तो मैं तुम पे 2% का इंटरेस्ट लगा दूंगा पर मंथ का। वो कहता है ठीक है चलो लगा देना। अब ऐसा इंटरेस्ट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ये कभी पे नहीं होता, वो कहेगा यार अगर तुम मेरे पे इंटरेस्ट लगाओगे तो मैं कल से तेरे से सामान ही नहीं खरीदूंगा। अब बिजनेस में तो चलता रहता है ना, पेमेंट डिले अर्ली, तो कहता है तेरे से सामान ही नहीं खरीदूंगा, बट ठीक है एक क्लॉज रखा होता है सबने। तो वही वो कहता कि तुमने 2% का अपना डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट रखा हुआ है और इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%। वो कहता है कि यार लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि 50,000 ही तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि ऐसे का इंटरेस्ट कोई देता नहीं है। वो कहता है यार ठीक है तुम इस बार इंटरेस्ट ले लो, अगली बार से तुमसे सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो कंफ्लिक्ट हो जाता है। तो उसको लगता है कि द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%, दैट इज 50,000 ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। कहता बहुत रीजन हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 50,000 ही मिलेगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर वो कहता कंपनी कहती हम तो पूरा 60,000 का 60,000 ही अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। वो कहता है चाहे 50,000 मिलता हो बट एक्रूवल बेसिस पे मेरा 60,000 का इंटरेस्ट बनता है मेरी इनकम, चाहे मेरे को 50,000 ही मिले मैं तो 60,000 ही दिखाऊंगा। अब बताओ क्या वो इंसान सही है? जब उसको पता है भाई मेरे को सिर्फ 50,000 ही आना है, चाहे तुम्हारा रिसीवेबल 6 लाख हो, जब तुमको आना ही 50,000 है और यू कैन सर्टेन कि भाई 50,000 से ज्यादा नहीं आएगा, तो तुम 60,000 कैसे रेवेन्यू दिखा सकते हो अपना? क्या ये उल्लंघन नहीं हो जाएगा? हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, जिसमें हमने बात करी है कि इफ यू आर सर्टेन दैट द मनी विल कम, क्या ही इज सर्टेन कि वो जो 10,000 है वो आएगा, बट ही इज सर्टेन कि 50,000 आएगा, बट उसको पता है 60,000 में से वो 10,000 नहीं आएगा, ये 10,000 नहीं आएगा, सिर्फ 50,000 ही आएगा। बट कंपनी क्या जिद पकड़ के बैठी है कि भाई 60,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। क्या वो ठीक है? कंपनी नहीं ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपन सबसे पहले लिखेंगे जी एज पर AS9 revenue is recognized when it is certain that the such amount will be received। जब आपको पता है कि हाँ भाई पैसा आएगा तभी लिखेंगे ना अपन। नेक्स्ट फिर अपन लिखेंगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में हो रहा है कि भाई तुमको 50,000 की तुम्हारे पास सर्टेनिटी है, बट जो 10,000 है उसका कोई भी आपके पास सर्टेन यू आर नॉट सर्टेन कि भाई पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे कि भाई 50,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो चुपचाप और आगे बढ़ते रहो। और फोर्थ में अपन लिखेंगे जी कंक्लूजन। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है आपसे? कहता स्टैंडर्ड ने बोला है वही अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी की बात कर रहा है वो यहाँ पे। कहता ठीक है जी, कहता इन दिस केस द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली इफ द अल्टीमेट कलेक्शन इज सर्टेन एंड द कंपनी एक्सपेक्ट टू रियलाइज द इंटरेस्ट इज ओनली 50,000, हैंस कहता 50,000 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 31 मार्च 2023। तो आपको ये 4 पैराग्राफ लिखने ही है, उसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी होगी।
ये वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आई थिंक बुक का ही क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 जे वाई के वाई, कहता के वाई एंटरप्राइज ने एक फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में एंटर करा। क्या ट्रांजेक्शन थी? कहता 31 मार्च को के वाई ने सप्लाई करी है 2 मशीन, किसको? अपने कस्टमर एस टी को। कहता के वाई ने 2 मशीन दी एस टी को। कहता बोथ मशीन वर एक्सेप्टेड बाय एस टी। कहता बोथ द मशीन वर एक्सेप्टेड बाय एस टी ऑन 31 मार्च को। 31 मार्च को ही सप्लाई करी थी, 31 मार्च को ही एक्सेप्ट भी हो गई। कहता मशीन 1 वॉज रूटीनली सप्लाई, कहता ये तो रोजमर्रा में मैं सप्लाई करता रहता हूँ टू मैनी कस्टमर, एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत इजी है। क्या हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एक एग्जांपल किया था एलईडी बल्ब का? हमने कहा था कि एक शॉप में से, एलईडी इलेक्ट्रिक की शॉप में से एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मिलता है, और एक हमने क्या बात करी थी, एक हमने फिल्टर की बात करी थी। क्या आपको याद है ये एग्जांपल कि इलेक्ट्रिकल की दुकान पे एक एलईडी भी मिलती है और एक फिल्टर भी मिलता है? तो वही वो बात करता है, कहता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था, जैसे कि हमारा एलईडी बल्ब, ये बहुत ही सिंपल है, जाके लगा दिया एलईडी, कोई दिक्कत ही नहीं एलईडी बल्ब। कहता मशीन 1 वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 2 अप्रैल। तुम एलईडी बल्ब 31 मार्च को ले आए रात को जाके, ठीक है, फटाफट जाके ले आए, पर तुमने इंस्टॉल 2 अप्रैल को करा। अच्छा जी। कहता मशीन 2, कहता इसमें ना थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड इन नेचर है, इसको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ असिस्टेंस चाहिए होगी उसको केवाई से। केवाई के आदमी आएंगे, जैसे हम फिल्टर लेके आते हैं तो कंपनी का आदमी आके उसको फिट करता है ना, तो कहता थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए होगी। हमने कहा ठीक है। मशीन 2 वॉज, कहता इंस्टॉल्ड बिटवीन 2 and 5 अप्रैल। कहता इसको 3 दिन लग गए, अब फिल्टर को 3 दिन लग गए। पहले दिन आया, उसने देखा कि अच्छा चाहिए, नट बोल्ट चाहिए। दूसरे दिन आया, उसने कहा, वो जैसे ही ड्रिल करने लगा वैसे ही लाइट चली गई, चलो उस दिन भी खत्म हो गया। 4 को उसने इंस्टॉल कर दिया, बट उसने कहा कि एक दिन अभी इसको यूज मत करना, अगले दिन मैं आके इसकी कैंडल्स एक बार इंस्टॉल करके फिर चलाना, तो वही भी 5 हो गई। तो ऐसे ही करते कराते 4 दिन लग गए इंस्टॉल करने में। कहता ठीक है, ये बात हो गई 2 मशीन की। एक मशीन बड़ी सिंपल थी एलईडी बल्ब, ये हमारा फिल्टर था। कहता डिटेल्स दी हुई हैं कॉस्ट की। कहता सेल प्राइस मशीन 1 का था 3,20,000 का एलईडी बल्ब था। कहते हैं कि आप पूरी उम्र लगाई रखो, 1 रुपए बिजली का बिल नहीं आएगा, ऐसा बल्ब था, इसलिए इतना महंगा था। कहता मशीन थी 3 लाख की, मशीन 2 फिल्टर 3 लाख का था, ये भी बहुत महंगा था। कहते हैं ये पानी सीधा, कहता ये फिल्टर में ऐसी कैंडल्स लगी हुई हैं कि आप कोई भी पानी डालो, ये ऐसा पानी बन जाएगा जैसे कि बाहर मिलता है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, इतना साफ पानी हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप बाहर ही पानी पी रहे हो। ठीक है, तो तभी इतना महंगा फिल्टर था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इतनी, ठीक है, अपने को क्या लेना देना इसमें इंस्टॉलेशन। अब एलईडी बल्ब लगाने का कोई पैसा लेगा या नहीं लेगा? कोई भी नहीं लेगा, पर फिल्टर इंस्टॉल करने का तो 10,000 रुपये लगे, बिल्कुल लगे। तो कहता है अब ये बताओ, हाउ शुड द अबव ट्रांजेक्शन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय केवाई लिमिटेड, केवाई एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कहता है 31 मार्च को अब ये बताओ कि आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि हमारे पास मशीन्स कितनी थी? 2 मशीन्स थी जी हमारे पास। तो क्या फर्स्ट मशीन में कोई डाउट है क्या आपको कि भाई क्या आपको ये कोई सूना सूना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? क्या ये आपका थर्ड पॉइंट है कि नहीं है ये क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन वाला? कहता है जहां तो इंस्टॉलेशन बहुत कम्प्लेक्स होती है वो रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज कर लेना जब इंस्टॉलेशन सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट हो जाए, और जहां इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है वहां तुम तभी कर लेना जब गुड्स बिका। यहाँ इंस्टॉलेशन की वेट नहीं होगी, यहाँ जैसे गुड्स बिका वैसे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। बट यहाँ पर कहता रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज कर लेना जब तुम सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट हो जाओगे। ये वाला केस थोड़ा इस क्वेश्चन में कम्प्लेक्स है, इसको अपन बाद में डील करते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया? मशीन 1, क्या मशीन 1 बहुत ही इजी थी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एलईडी बल्ब था। तो कहता मशीन 1 की सबसे पहले अपन बात करते हैं। कहता मशीन 1 3,20,000 की थी, 1,60 उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, 1,60 मेरा प्रॉफिट हो गया। तो कहता सिंस द क्वेश्चन स्पेसिफाई ही कर रहा है कि मशीन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है एसटी ने, द रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द सेल नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। जिस दिन तुमने सेल करा उसी दिन तुम रिकॉग्नाइज कर लो, तुम 2 अप्रैल की वेट मत करो। अब तुम एलईडी बल्ब लेके आए हो इलेक्ट्रिकल की दुकान से, तो तुमको 31 मार्च को तुम रात को लेके आए 9 बजे, क्या 12 बजे तुमको इलेक्ट्रिकल वाला कॉल करेगा कि भैया आपने उसको इंस्टॉल कर लिया कि नहीं? आप कहोगे कि आप सोए हुए थे, आपने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या बात है? कहता है भैया मेरा मुनीम पूछ रहा है कि मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ या ना करूँ। अरे ऐसा होता है क्या कभी? क्या इलेक्ट्रिकल वाला को पूछता है कि तुमने रिकॉग्नाइज करा या नहीं करा? तुम बाहर से मोमोज पैक करा के ले आए 31 मार्च रात को 11 बजे, क्या मोमोज वाला बात करेगा भैया आपने खाया या नहीं खाया, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ या ना करूँ, मेरा मुनीम पूछ रहा है? ऐसा थोड़ी होता है भाई, बिक गया तुम जाए उसको फेंक दो। इट इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, उसको पता है कि भाई तुम जाके लगा ही लोगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसा ही कहता दिस इज बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ द मशीन इंडिकेट की रिस्क और रिवॉर्ड ओनरशिप सब कुछ ट्रांसफर हो गई है। ये सब तो ठीक है। सबसे पहले तुम यहां पे क्या लिखोगे? एज पर
एज पर AS9 जो तुम्हारा केस 3 है स्पेशल केसेस का, पहले तुम उसकी बात करोगे, उसके बाद ये शुरू करोगे। उससे पहले मत शुरू कर लेना। इस भाई ने शुरू कर लिया है पर तुम मत शुरू कर लेना, ये तुमको लिखना ही लिखना है। मशीन 1 समझ में आ गया? किसी को डाउट? मशीन 1 तो सिंपल सी थी। अब मशीन 2 क्या कहता था, यहां पर मैंने आपको एक लाइन मार्क कराई थी, कहता था बोथ द मशीन वर एक्सेप्टेड बाय ST ऑन 31 मार्च। ये वाली तो ठीक है, कहता है ये वाली मशीन भी एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर आप अपना कंसेप्ट देखो तो कंसेप्ट क्या कहता है, कहता तुम तब तक रिकॉग्नाइज करना मत रेवेन्यू जब तक इंस्टॉलेशन सेटिस्फैक्टरी ना हो जाए। सॉरी, कहता तुम तब तक रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करोगे जब तक तुम्हारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल ना हो जाए। तो कहता क्या मशीन 2 का तुमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए 31 मार्च 2011 तक? ये इंस्टॉल हुई है 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, क्या आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए? अब आपके बहुत सारों के मन में आ रहा है कि नहीं, जब इंस्टॉल होगा तभी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह, पर यहां पर जो एक लाइन लिख रखी है कि बोथ द मशीन वर एक्सेप्टेड बाय ST ऑन 31 मार्च, कहता है ये वाली मशीन भी एक्सेप्ट कर ली गई है। वो कहता हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि अगर मैं एक तरह का फिल्टर यूज करता हूं अपने किचन में और ये फिल्टर खराब हो जाए तो मैं कहूंगा कि ये सेम फिल्टर ही चाहिए मेरे को। तो क्या मेरे को कोई डाउट होगा कि ये फिल्टर मेरी किचन में लगेगा या नहीं लगेगा? अगर मैं कोई और ब्रांड का, कोई और कंपनी का फिल्टर लाता तो मेरे को डाउट होता। क्या मेरे को सेम कंपनी सेम ब्रांड के फिल्टर में भी डाउट होगा? भाई यही फिल्टर तो लगा हुआ था, अब तो चलो खराब हो गया चलते चलते तो चेंज कर रहा हूं। क्या मेरे को कोई डाउट होगा कि ये मेरी किचन में लगेगा या नहीं लगेगा? क्या आपको ये एग्जाम्पल याद आ रहा है? तो कहता है इसीलिए ही इज कॉन्फिडेंट कि ये तो लग ही जाएगा। ठीक है, आज लगे कल लगे बट लग ही जाएगा, मेरे को इसको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बोथ द मशीन वर एक्सेप्टेड बाय ST ऑन 31 मार्च। तो वही कहता है 31 मार्च को ये दोनों की दोनों मशीन एक्सेप्ट हो गई थी। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये भी मशीन एक्सेप्ट हो गई है, तो इसका रेवेन्यू भी हम पिछले साल ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसके साथ ही इसका भी रेवेन्यू, इसका जो प्रॉफिट हो रहा है ना 1.5 लाख, 3 लाख की बेची है, 1.5 लाख का मेरा खर्चा है, तो जो 1,50,000 का मेरा प्रॉफिट है वो भी हम पिछले साल ही कर लेंगे, क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड। उसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, मेरे को पता है ये लग जाएगी, मेरे को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये तो पिछले साल आप 1.5 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। पर ये इंस्टॉल कब हुई है? अगले साल हुई है, 2 से 5 को इंस्टॉल हुई है अगले साल। एक हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन फीस भी पे की है। ये जो 10,000 है ना, ये तो 10,000 है। ये जो 1.5 लाख है, क्या ये समझ में आ गया? ये तो हम पिछले साल ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। पर ये जो 10,000 है ना, ये हम अगले साल रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो अगले साल हुई है ना। ये वाला इनकम थोड़ी तुम पिछले साल रिकॉग्नाइज कर लोगे, जब तक तुमने सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करी इंस्टॉलेशन की, तुम कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो ये 10,000 तुम अगले साल कर लेना, पर ये जो 1.5 लाख है इसको तुम पिछले साल ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक लाइन की वजह से, बोथ द मशीन हैव बीन एक्सेप्टेड, सिर्फ इसकी वजह से। मशीन 2 के बारे में पढ़ लेते हैं जी, वो क्या कहता है। कहता इंस्टॉलेशन, कहता मशीन 2 की थोड़ी कम्प्लेक्स है, थोड़ी सिग्निफिकेंट असिस्टेंस चाहिए, पर हाउ एवर क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट द मशीन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड ऑन 31 मार्च, अज्यूमिंग कि कोई और अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, देयरफॉर द रेवेन्यू फ्रॉम मशीन 2 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 ही। ये भी इसी साल रिकॉग्नाइज हो रहा है, वो भी इसी साल रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो कह रहा है 1.5 लाख तो तुम इस साल रिकॉग्नाइज कर लेना, पर जो तुम्हारी इंस्टॉलेशन है ना वो तो अगले साल हुई है। तो कह रहा है जो 10,000 है ना तो इस साल हुआ है, वो तुम उस साल रिकॉग्नाइज करना। उस साल का मतलब है 2011-2012 के साल में रिकॉग्नाइज करना। और ये कौन से साल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा? ये इस साल रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट है जी, हमने ऊपर अभी करके आए 50,000 60,000 वाला, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 50,000 60,000 नहीं लिखा हुआ, RTP का क्वेश्चन है। अब देखो RTP में इतनी कहानी लिख रखी थी उसने, और अगर आप बुक में देखो तो उसने कितनी कहानी लिखी थी, कहाँ गया 50,000 वाला, तो उसमें भी उसने अच्छी खासी कहानी लिखी हुई थी। पर वही है, थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे से लिख के आना पेपर में। नेक्स्ट कहता व्हेन द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द केस ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांसफर। अब क्या होता है, कई बार एक कंपनी में बहुत सारी डिविजन होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि मेरी एक बिस्किट की कंपनी है। ठीक है जी, एक बिस्किट की कंपनी है। अब मैं क्या बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब मेरे डिपार्टमेंट कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स है और एक मार्केटिंग है। तो मैं क्या, आपने क्रेमिका बिस्किट का नाम सुना हुआ है कभी? एक आपका फाइनेंस है, क्रेमिका बिस्किट
मैसर्स मिसेस बेक्टर स्पेशलिस्ट फूड लिमिटेड, फिलौर की कंपनी लुधियाना के पास ही है, इनके ओनर लुधियाना के ही हैं। तो जब मैं आर्टिकलशिप करता होता था तो मैं इनके कंपनी में जाता होता था फिलौर में टैक्स ऑडिट करने। तो जब भी हम टैक्स ऑडिट करने बैठते थे, जब भी चाय आती थी ना, तो इसी इसी कंपनी के बिस्किट्स देते होते थे वो साथ में। तो जो फाइनेंस वाला बंदा था ना, कहता सर आप बताओ आपका कौन सा बिस्किट खाना है, हमारे पास सब पड़े हैं। तो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या था कि एक बड़ी सी अलमीरा थी, उसमें सारे हर तरह के 5-5 बिस्किट्स के पैकेट पड़े हुए थे। कहते खाओ जी भर के खाओ। आपने क्या कैडबरी का नाम सुना होगा कभी? ऑफ कोर्स ही बात है, कैडबरी सिल्क। तो जब मैं कैडबरी की कंपनी कैडबरी के ऑफिस में गया था ना मुंबई में, जब मैं था, तो जब मैं एचएसबीसी में था तो मुंबई तो कैडबरी हमारा क्लाइंट था। तो उसके ऑफिस में आते जाते रहना पड़ता होगा। तो हम जब भी मीटिंग में जाते होते थे ना, तो उनके हर मीटिंग के टेबल पे ना एक बास्केट पड़ी होती थी, जिसमें कैडबरी की चॉकलेट्स, कैडबरी के सारे प्रोडक्ट्स, बॉर्नविटा के जो छोटे शैशे होते हैं वो सब पड़े होते थे। तो हमेशा हमारे सामने रखते थे, कहते जी लो खाओ जी, मीटिंग शुरू करते हैं, बताओ आप क्या करोगे क्या खाओगे। तो मैं क्या करता था कि मैं उसमें से वो नट्टीज के पैकेट्स निकाल लेता था, क्योंकि नट्टीज बाहर मिलते थी 45 की, और वो इतनी अच्छी इतनी टेस्टी होती है, उसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो मेरा सीए वाला दिमाग हमेशा कहता था ये 45 इज नॉट अ वैल्यू फॉर मनी, कोई फ्री में देगा तो खा लेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं वही जब जाता होता था हमेशा मीटिंग में, तो मैं वो नट्टीज के पैकेट उठा लेता होता था। मैं एटलीस्ट 4-5 पैकेट्स तो मैं हर बार मीटिंग से उठा के लाता ही था। और उससे क्या होता था, मेरा 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते निकल जाते थे। फिर मैं कैडबरी वाले को फोन करता था कि हाँ जी सर क्या हो गया बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए बताओ। कह रहे नहीं, मैं कहा चलो आ जाते हैं आपसे मिलने। रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है कि चलो आपसे मिलने आ जाते हैं। तो ऐसे ही 2-3 महीने में एक बार मीटिंग सेट कर ली, अच्छे खासे नट्टीज के पैकेट ले आए, तो अपना काम चल जाता था। तो वही अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का नट्टीज बनाता है क्या? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो फाइनेंस का काम करता है। अब वही बात हुई, बिस्किट्स लगा लो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स लगा लो, उनके अलग अलग डिवीजन होंगे, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस। आपका प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? प्रोडक्शन में। अब क्या, जब फाइनेंस वाला बिस्किट्स लाता होगा या फिर वो नट्टीज के पैकेट लाता होगा, क्या वो प्रोडक्शन वाले को पैसे देता होगा क्या कि भाई तो मेरे को नट्टीज दे दो, मेरे एचएसबीसी वालों ने आना है, उनके सामने नट्टीज के पैकेट रखना है? ऐसे थोड़ी होता है। वो तो इंटर डिविजनल ट्रांसफर है, वो इस डिवीजन से इस डिवीजन में आ जाता होगा, क्या दिक्कत है? तो वो कहता कहता तुम कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे इंटर डिविजनल ट्रांसफर में? क्या ये रेवेन्यू भी है कि नहीं है? अब जब तुम इंटरनली सेल करते रहोगे ऐसे, तो तुम प्रोडक्शन वाला कहेगा कि मैं फाइनेंस को 100 करोड़ के नोटिस दे देता हूं, तो क्या 100 करोड़ से मेरी सेल बढ़ जाएगी क्या? फाइनेंस क्या मेरी बैलेंस शीट में? ऐसे थोड़ी होता है। पर आरटीपी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ आईसीआई हैज कम विद द अनाउंसमेंट। ये मत लिखना भाई, इतना नहीं लिखना होता अपने को। अनाउंसमेंट इन अर्लियर ईयर वेयर इट इज क्लैरिफाइड दैट, कुछ नहीं तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कहां से लिखना शुरू करोगे? कहता इंटर डिविजनल ट्रांसफर और सेल आर नॉट रेवेन्यू एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो अकॉर्डिंगली इन केस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद इन द एंटरप्राइज। अब ये सेल क्यों नहीं है? अब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ, अगर ये नटिस खा के मेरे को कुछ हो जाता तो क्या पूरा कैडबरी की लंका लगती कि नहीं लगती? मेरे को बताओ, पूरी कैडबरी की लंका लगती। अब प्रोडक्शन वाला ये थोड़ी कहता भाई मेरे को नहीं पता, मैंने तो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड आगे ट्रांसफर कर दिया। क्या वो ऐसे कहता? वो ऐसे थोड़ी कहता। तो वही बात है, कहता रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द एंटरप्राइज, एंड देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एंटरप्राइज एंड होल। क्या फाइनेंस वाला प्रोडक्शन वाले को कोई पैसे देता होगा क्या नोटिस लेने के? कोई पैसे नहीं देता होगा, वो तो फ्री फंड में आते होंगे। ना कंसिडरेशन है ना रिस्क एंड रिवॉर्ड हुआ है, तो काहे का रेवेन्यू? कहता कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, देयरफॉर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू इज नॉट फुलफिल्ड एंड हेंस नो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। क्या आपको समझ में आ गया कि कोई भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा इस केस में, क्योंकि कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं चेंज हुआ, कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, प्लस कोई भी कंसिडरेशन नहीं आई। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आपका सेम क्वेश्चन है। कौन से वाला? बस इसमें नेम चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी रीपरचेज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सेम है, पर जैन 25 के आरटीपी में आ चुका है क्वेश्चन। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आपने उससे एडवांस लिया था, फाइनेंस चार्ज कर दिया था और P&L में डाल दिया था। आप बैंक अकाउंट को लोन भी कर सकते हो, लोन फ्रॉम सत्य। फाइनेंस चार्जेस की जगह आप इंटरेस्ट भी कर सकते हो। हाहाकार मत मचा देना कि वहाँ तो इंटरेस्ट था, यहाँ फाइनेंस चार्ज क्यों है। प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है इसके अपने पास? क्वेश्चन है जी अपने पास टोटल 23। और अब आप कहाँ पे आ गए? बस थोड़े से रह गए। हार नहीं, फटाफट फटाफट। टोन टेनर्स क्या कहते हैं जी? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसकी? लेदर शूज की। और प्रोवाइड किया है क्या? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता है 31 दिसंबर को क्या हुआ कि शूज 3,20,000 के उन्होंने मोहन को बेच दिए कंसाइनमेंट सेल पे। सेम क्वेश्चन, 25% जो हमने ऊपर करा है, सेम क्वेश्चन, क्योंकि आरटीपी एमटीपी का है तो सेम ही होगा। तो जैसे ऊपर हमने इसको कहा था कि 25% गुड्स वर अनसोल्ड एंड लाइन, तो हम बोलेंगे कि भाई 75% का तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, 25% का रेवेन्यू मत रिकॉग्नाइज करो। ठीक है। 10 को क्या हुआ? इसने सप्लाई करे 4.5 लाख के गुड्स शनि को एंड कंकरेंटली रीपरचेज द सेम गुड्स 11 अप्रैल को। कहता उसने रीपरचेज कर लिए हैं 10 जनवरी को गुड्स भेजे 4.5 लाख के एंड कंकरेंटली एग्रीज टू रीपरचेज द सेम गुड्स ऑन 11 अप्रैल। क्या उसने यहाँ पे कोई अमाउंट लिखी है? यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी होनी चाहिए।
कुछ अमाउंट ही नहीं लिखी। क्या यह एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था? अगर 4.5 लाख के उसने गुड्स दिए और कोई भी अमाउंट नहीं लिखी, क्या ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है? तो उसने रीपरचेज करेगा जो, इसका मतलब है कि उसने एक एंट्री घुमाई है। उसको एक बारी उसको क्या करना था, उसको इस साल सेल दिखानी थी 10 जैन को। अब इसने क्या किया होगा, 10 जैन 2025 को इसने गुड्स बेचे 4.5 लाख के। इसने क्या करा होगा, अब इसने सोचा होगा कि मैं ऐसे कर दूंगा ना, डेटर्स टू सेल। इससे क्या होगा कि मेरे उस साल की सेल इंक्रीज हो जाएगी, बट अगले साल 11 अप्रैल को जैसे ही साल खत्म होगा मैं उससे परचेज कर लूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी सेल इस वजह से इस साल बढ़ गई और परचेज अगले साल बढ़ गई। इस साल मेरी सेल बढ़ गई क्योंकि इसको इस साल बैंक से लोन चाहिए था, तो उसको सेल दिखानी थी, और परचेज अगले साल दिखा दी क्योंकि अगले साल इसको प्रॉफिट कम दिखाना था। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसी चलाकियों को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम 4.5 लाख की सेल नहीं दिखाओगे, द रेवेन्यू कांट बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है जी, तो हम ये चीज लिख देंगे। इवन दो कि यहाँ पे अगर लिखा होता कि 4.5 लाख के गुड उसने दिए थे, 5,50,000 में वो खरीद लेता, तो आप कहते कि जी 1 लाख का इंटरेस्ट है, जैसे कि ये वाला। बट यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो आप अपनी चालाकियां नहीं करोगे कुछ भी। आप सिंपली ये लिखोगे कि 4.5 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, 4.5 लाख का नॉट टू बी रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू। नेक्स्ट कहता है 21 मार्च को क्या हुआ, 1,60,000 के गुड्स सेल किए थे शू शाइन को, बट ड्यू टू रिफर्बिशिंग ऑफ दियर शोरूम बीइंग अंडरवे दियर रिक्वेस्ट वाज डिलीवर्ड ऑन 12 अप्रैल। किसका शोरूम अच्छी तरह चमकने के लिए तैयार हो रहा था? शू शाइन का, मेरे कस्टमर का। तो उसने कहा था कि भाई 12 को भेजियो। मैंने सेल कब किया? 21 मार्च 2025 को मैंने सेल किया, बट उसने कहा कि भाई 12 अप्रैल को भेजियो, अभी तो मेरा गोडाउन में जगह ही नहीं है रखने की, सारा मिस्त्री लगे हुए हैं। तो ये किसकी वजह से डिले हुई है? क्या बायर की रिक्वेस्ट पे हुई है? क्या इसमें सेलर का कोई हाथ है? नहीं है। तो मैं अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को डिले करूंगा क्या? मैं तो अपना रेवेन्यू 21 मार्च 2025 को ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा, क्योंकि बायर के रिक्वेस्ट की वजह से मेरी डिलीवरी लेट हुई है। तो मैं क्या करूंगा, डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। तो कहता है 21 मार्च को ही तुमको सब कुछ कर लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की डिलीवरी लेट हुई है। ठीक है जी, ये आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बताओ रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? व्हेन द परचेजर मेक्स अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स टू द सेलर एंड द सेलर डिलीवर द गुड्स ओनली व्हेन द फाइनल पेमेंट इज बीइंग मेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है। वो क्या कहता है? सबसे पहला ध्यान में रखो, पहला पॉइंट क्या है? कहता परचेजर makes a series of installment payment to seller and the seller deliver the goods only when the final payment is received। अब मुंबई में ना बहुत सारी मोबाइल की शॉप पे लिखा होता है लोन पे फोन। क्या लिखा होता है? लोन पर फोन। मतलब राइम बनी है ना, लोन पे फोन। उसके कहने का मतलब है कि भाई ईएमआई पे मेरे से लोन करवा लो और फोन ले जाओ। वहां लिखा होता है 100 रुपए में फोन ले जाओ। मोस्ट ऑफ द शॉप पे लिखा होता है मुंबई में 100 रुपए में फोन। बंदा जाता कहता है हाँ जी कौन सा 100 रुपए में फोन है? वो कहता है 100 रुपए अभी दे दो, बाकी के जो 10,000 रुपए हैं वो आप सीरीज में दे देना। मतलब वही ना, कस्टमर को उलझाने वाली बात है। तो वो क्या कहता परचेजर मेक्स अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स और सेलर डिलीवर द गुड्स ओनली व्हेन द फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड। तो उसमें कहता कि आप हर महीने 1,000 रुपया दो, और जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी टोटल अमाउंट है देने वाली 10,000, तो कहता आप हर महीने 1,000 दे रहे हो, तो 10 महीने आपने 1,000 दिया, और जब 10th मंथ में आपने 1,000 दिया होगा ना, तो कहता सेलर गुड्स डिलीवर कर देगा। अब कहता बताओ तुम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करवाओगे? सेलर का। सेलर हर महीने 1,000 रुपया मेरे से ले रहा है और मेरे को गुड्स कब देगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। अब मेरे को बताओ कब मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूं? क्या मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे रिकॉग्नाइज कर लूं, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूं, या फिर 10 इंस्टॉलमेंट है, एक काम करो 6th इंस्टॉलमेंट पे कर लेना। बीच में कहीं का रास्ता निकाल लो यार, ना तेरी ना मेरी, कहीं बीच का रास्ता निकाल लो। क्या करोगे? पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 22 में 2 बार आया था, पेपर में नहीं आया, तो आ सकता है आपके पेपर में, थोड़ा ध्यान रखना इसको। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स where the purchaser makes a series of installment payment to the seller and the seller delivers the goods only when the final payment is received should not be recognized until the goods are delivered। कहता है इस केस में तुमको रेवेन्यू तब तक नहीं रिकॉग्नाइज करना जब तक सामान तुमने दे ना दिया हो। However, कहता बनता तो यही है कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना आ जाए, तुम पैसे तुम दे ना दो, गुड्स डिलीवर ना कर दो, तब तक तुम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना नहीं मत करना। कहता हाउएवर, कहता एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है, कहता मोस्ट ऑफ सच सेल्स हैज बीन कंज्यूमेटेड, द रेवेन्यू मे बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ सिग्निफिकेंट डिपॉजिट इज रिसीव्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमेटेड? कंज्यूमेटेड का मतलब होता है जी कंप्लीट करना। जब आप किसी चीज को कंप्लीट कर देते हैं ना, उसको बोला जाता है कंज्यूमेटेड। इसमें वो क्या कहता है? कहता एक्सपीरियंस ये कहता है सच सेल्स हैव बीन कंप्लीटेड। अब आप खुद सोचो कि जो इंसान, मेरे को 10 इंस्टॉलमेंट देनी है किसी चीज की, अब कोई इंसान 7,000 रुपया दे चुका है, अब 7 इंस्टॉलमेंट दे चुका हूं मैं, तो क्या मेरे को ये लगता है कि वो इंसान 3,000 रुपया नहीं देगा? भाई जो बंदा 7,000 दे चुका है वो 3,000 भी दे ही देगा, ओके सो उसको देना ही पड़ेगा, किसी से पकड़ के दे। बट अगर उसने 3,000 नहीं दिया, उसको 7,000 का 7,000 चला जाएगा। तो वो कहता वो 3,000 तो देगा ही देगा। तो कहता कि जब
आप रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज कर लेना जब आप श्योर हो जाओ कि भाई अब तो ये माल बिका ही बिका। जब वो सामने वाला आपको 7,000 दे गया तब कहोगे ना कि हाँ यार अब तो 3,000 भी दे ही देगा। तो कहता है आप रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज कर लेना व्हेन अ सिग्निफिकेंट डिपॉजिट इज रिसीव्ड, जब आपको सिग्निफिकेंट इंस्टॉलमेंट्स आ जाए, जैसे कि आपको कुछ भी लग सकता है 6,000, 6 इंस्टॉलमेंट्स आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, जब आपको लगे कि यार अब तो सेल हुआ ही हुआ माल, अब तो नाउ इट इज सर्टेन कि सामान सेल हो गया और पैसे तो आ ही रहे हैं, तो अभी इंसान तो वहां पे कहता कहता वैसे तो ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब गुड्स डिलीवर कर दो, बट कहता है एक्सपीरियंस के हिसाब से जब तुमको लगे कि यार हाँ अब तो सामान बिका ही बिका, अब तो कुछ वो बैकआउट करेगा ही नहीं, तब तुम अपनी सेल को रिकॉग्नाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कहता व्हेन द सेलर कंकरेंटली एग्रीज टू रीपरचेज द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट, क्या ये तुम इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? जब सेलर कहे कि मैं थोड़े दिन बाद खुद ही तुमसे गुड्स परचेज कर लूंगा, क्या तुम ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? ऐसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। आगे भी वही बात कर रहा है, कहता है इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू। कहता वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और अदर्स फॉर रीसेल, कहता जब तुमने सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सामने वाले को रीसेल के लिए गुड्स दिया है तब तुम कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे? कहता है रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स टू डिस्ट्रीब्यूटर कैन जनरली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड द ओनरशिप हैज बीन पास्ड, इन सम केसेस द बायर में हैव सब्सटेंस एजेंट। तो अभी क्या यहाँ पे देखो दो तरह से हो सकता है, या तो मैं सामने वाले को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दे दूं। अब यहाँ पे देखो 3 केसेस बन सकते हैं। एक तो हो सकता है प्लेन सेल, भाई मैंने तुमको गुड्स दे दिया, अब आगे बिके ना बिके मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक हो सकता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है, कि भाई मैंने सेल ऑन अप्रूवल पे दे दिया, जब बिकेगा सामान तब ठीक है। एक होता है कि कंसाइनमेंट बेसिस पे। अब मैं तीनों केसेस में दे सकता हूँ, तीनों केसेस में अलग अलग तरीके हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के। प्लेन सेल में तो जैसे ही सेल किया वैसे ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे मैं देखूंगा कि भाई उसने अप्रूवल दिया है या नहीं, या फिर टाइम पीरियड जो मैंने अप्रूवल का दिया है वो लैप्स हुआ है या नहीं, तब रिकॉग्नाइज करूंगा। कंसाइनमेंट में मैं अपने हाथ जोड़ के खड़ा हूं कि भाई जब रेवेन्यू जब बिका तब दे दियो। अब कहता है कि डिपेंड करता है, हमको ये तीनों केसेस की एक एक लाइन लिख के आनी है। क्या क्या लिख के आना है? क्या क्या 3 केस है? एक तो हो गया जी, क्या वहां पे प्लेन सेल लिखोगे? क्या आप वर्ड वहां प्लेन सेल लिखोगे? क्या अगर वो प्लेन लिखोगे तो एग्जामिनर लिखेगा मसाला सेल कौन सी होती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक होता है जी नॉर्मल सेल, फिर एक होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है जी, फिर आप एंड में लिखोगे जी कंसाइनमेंट सेल। इनके बारे में एक एक लाइन लिख दोगे कि अगर मैंने नॉर्मल सेल करी है तो साथ ही कर लूंगा, सेल ऑन अप्रूवल पे मैं वेट करूंगा कि उसका सेल आया, कंसाइनमेंट उसका सेल का अप्रूवल आया या नहीं आया। कंसाइनमेंट में तब करूंगा जब मेरा सामान थर्ड पार्टी को सेल हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता कमीशन ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड एज अ एजेंट ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। अब एक इंश्योरेंस बिजनेस का एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? जब पॉलिसी बिक जाएगी तब। और इंश्योरेंस एजेंट वाले को रिन्यूअल कमीशन भी मिलता है, जब अगले साल सामने वाला इंश्योरेंस रिन्यू करवाता है तब भी उसको कमीशन मिलता है। तो कहता तो तुम तब रिकॉग्नाइज करोगे जब पॉलिसी बिक गई और अगले साल जब उसने रिन्यू करवाया तब। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, पुराना क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा अगर वो मसाला डालना चाहेगा। कहता है कमीशन ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड एज अ एजेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सर्विस इज कंप्लीट, जब तुमने पॉलिसी बेच दी। इंश्योरेंस कमीशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन इफेक्टिव कमेंसमेंट और रिन्यूअल डेट्स, जिस दिन तुम्हारी पॉलिसी शुरू हुई उस दिन, या फिर रिन्यूअल डेट्स पे, क्योंकि रिन्यूअल डेट्स पे वो रिन्यूअल कमीशन भी देगा। नेक्स्ट कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसने एक मॉल बनाया है, एग्रीमेंट कर रखा है उसने विद द टेनेंट्स टुवर्ड्स द लाइसेंस फी एंड द वेरिएबल लाइसेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है आपका 21, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? इंस्टॉलेशन फीस, एडवर्टीजमेंट और सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। और आपका है ये तो आपका बिल्कुल अगेन ही आ गया जी क्वेश्चन, ये तो आपका रिपीट आ गया बिल्कुल, ठीक है। और उसके अगला ये आपका होमवर्क है जी, ये आप घर से करोगे, जब आपको कोई इशू होगा तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है जी। और ये तो आपका रिपीट हो गया, ये भी आपका होमवर्क है जी, और ये भी आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपको मेरे से डिस्कस करने हैं। कब? आज 9th है, आज 9th को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2 दिन अगले आपके छुट्टी है। तो 9th को अगर जिनका बीकॉम का एग्जाम नहीं चल रहा वो इसको कल ही देखोगे क्लास के टाइम में, और जिनका बीकॉम का एग्जाम चल रहा है और वो थोड़े टाइम के बाद इसको देखेंगे, वो आप मेरे को तब इनके इनके डाउट्स को पूछोगे, तो मेरे को आप तभी इनके डाउट्स को पूछोगे। अभी मेरे को एक दूसरी क्लास रिकॉर्ड करनी है, तो मैं आपको ये 3 होमवर्क में दे रहा हूँ। बट क्योंकि होमवर्क आपको इस चैप्टर का कुछ मिला भी नहीं था, तो वैसे भी आपको होमवर्क तो देना ही था इसका, तो अभी मैं आपको इसका होमवर्क दे रहा हूँ। और जिनके बीकॉम के एग्जाम्स हैं वो मेरे को जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे, आई थिंक हम 13th को मिल नहीं, हम मिल रहे हैं जी 12th को, 10, 9th, 10 हम 12th को मिल रहे हैं, तो 12th दिसंबर को सारे मेरे को इसके डाउट पूछेंगे और उस दिन आपका टेस्ट भी है। तो याद से प्लीज़ इनको तीनों को होमवर्क कर लेना और आपका AS9 यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप करना किसी भी टाइम पे, बट डाउट ज़रूर पूछना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।